क्या वाकई दुबई के एयरपोर्ट पार्किंग लॉट्स में आज भी ऐसी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लग्जरी गाड़ियां धूल जमा कर रही हैं जिन्हें उनके मालिक कभी लेने वापस नहीं आएंगे? या ये सिर्फ एक एग्जैजरेटेड कहानी है जो सोशल मीडिया ने इतनी दफ़ा रिपीट की है कि अब वो सच लगने लगी है? सोचो ज़रा, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया ने हमेशा ग्लैमर, स्पीड और अनलिमिटेड वेल्थ के सिंबल के तौर पर देखा, जहां हर दूसरी रोड पर कोई ना कोई सुपर कार कैजुअली ड्राइव करती नजर आती थी, जहां इंजन की आवाज़ भी एक तरह का स्टेटस अनाउंसमेंट होती थी। आज वहां कुछ जगहों पर खामोशी इतनी गहरी क्यों है? क्या सच में वही दुबई है जहां कभी लंबोर्गिनी, फेरारी और रोल्स रॉयस सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट हुआ करती थी? या फिर हम एक ऐसे नैरेटिव को बिलीव कर रहे हैं जो रियलिटी के कुछ हिस्सों को हाईलाइट करके बाकी सब इग्नोर कर देता है? दुबई का कार कल्चर हमेशा से यूनिक रहा है, लेकिन यह यूनिकनेस सिर्फ वेल्थ की वजह से नहीं थी। यह एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी थी, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां सक्सेस को विजिबली मेजर किया जाता था। अगर आपके पास हाई एंड कार है, तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर नहीं है तो आप अभी जर्नी में हैं। यह बाइनरी थिंकिंग धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर डीपली एम्बेड हो गई थी। सोशल मीडिया ने इसको एम्पलीफाई किया। इंस्टाग्राम पर सुपर कार्स के रील्स, टिकटॉक पर लग्जरी लाइफस्टाइल के क्लिप्स, यूट्यूब व्लॉग्स जहां लोग अपनी न्यूली डिलीवर्ड फेरारी का सिनेमैटिक रिवील करते, ये सब एक एस्पिरेशनल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे थे। हर नया व्यूअर एक पोटेंशियल बायर बन सकता था, या कम अज़ कम एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता था कि यह लाइफस्टाइल अटेनेबल है। इस इकोसिस्टम का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि ये सिर्फ अल्ट्रा रिच तक लिमिटेड नहीं रहा। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस ड्रीम को एक्सेसिबल बनाने के लिए एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। ज़ीरो डाउन पेमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स, ये सब ऑफर्स ने बैरियर टू एंट्री ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया। एक मिड लेवल प्रोफेशनल जो किसी और कंट्री में सिर्फ एक स्टैंडर्ड सेडन अफोर्ड कर सकता था, दुबई में सडनली एक लग्जरी एसयूवी या इवन एंट्री लेवल सुपर कार कंसिडर कर सकता था। नंबर्स पेपर पर कन्विंसिंग लगते थे, टैक्स फ्री सैलरी, प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस और एक असम्पशन के इनकम स्टेबल रहेगी। लेकिन यहाँ एक हिडन रिस्क था जो अक्सर इग्नोर होता रहा। ये असम्पशन के स्टेबिलिटी परमानेंट है। रियलिटी ये है कि कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली स्टेबल नहीं होती, और जब एक सिस्टम हेविली लेवरेज पर डिपेंड करता हो तो उसकी वल्नरेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। दुबई की इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एक्सपेट्रिएट वर्कफोर्स पर डिपेंड करता है। ये लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं और उनकी रेजिडेंसी डायरेक्टली उनकी एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होती है। जब तक जॉब सिक्योर है, सब कुछ स्मूथ लगता है, लेकिन जैसे ही जॉब चली जाए, डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। वीसा रिस्क में इनकम ज़ीरो और लायबिलिटीज़ सेम। फिर वो मोमेंट आता है जो किसी भी सिस्टम का रियल टेस्ट होता है, एक्सटर्नल शॉक। जब रीजनल टेंशन्स एस्केलेट होती हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, तब सबसे पहले वो सिस्टम्स इम्पैक्ट होते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज अपना एक्सपोजर रिड्यूस करने लगती हैं, बैंक्स अपनी लेंडिंग टाइटन करते हैं और एम्प्लॉयर्स कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये सब एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। एक इंसान जो कल तक फाइनेंशियली स्टेबल था, आज सडनली अनसर्टेनिटी फेस कर रहा होता है। दुबई के कॉन्टेक्स्ट में यह सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है लीगल फ्रेमवर्क की वजह से। यहाँ लोन डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो डायरेक्टली पर्सनल फ्रीडम को अफेक्ट करते हैं। ट्रैवल बैन्स, लीगल नोटिसेस और वर्स्ट केस सिनेरियोज में डिटेंशन का रिस्क, ये सब फैक्टर्स डिसीजन मेकिंग को ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। जब किसी के पास लिमिटेड टाइम हो और सिचुएशन रैपिडली डिटीरियोरेट हो रही हो, तो रैशनल डिसीजन मेकिंग भी इमोशनल प्रेशर के अंडर आ जाती है। इसी स्टेज पर वो फिनोमिनन इमर्ज होता है जिसे लोग अबैंडन्ड कार्स के नाम से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए यह देखना ज़रूरी है कि यह एक सिंगल कॉज इवेंट नहीं होता। यह मल्टीपल प्रेशर्स का रिजल्ट होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, लीगल रिस्क, टाइम कंस्ट्रेंट और अनसर्टेनिटी का कॉम्बिनेशन।
जब किसी को लगता है कि वो सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं कर सकता और डिले सिर्फ रिस्क इंक्रीज करेगा, तो वो एग्जिट चूज करता है। और क्योंकि हर एसेट को इंस्टेंटली लिक्विडेट करना पॉसिबल नहीं होता, कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं। एयरपोर्ट पार्किंग लॉट्स इसलिए सिंबॉलिक बन जाते हैं क्यों कि ये एग्जिट पॉइंट होते हैं। लोग वहाँ से फिजिकली कंट्री लीव करते हैं और कभी कभी उनके पास इतना टाइम या ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी गाड़ी प्रॉपरली डिस्पोज कर सकें। लेकिन ये भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि हर अबैंडन्ड कार की स्टोरी अलग होती है। कुछ केसेस में लोग वापस आने का प्लान रखते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं करते। कुछ में लीगल कॉम्प्लिकेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि रिटर्न प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये सिचुएशन एक मेजर चैलेंज बन जाती है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स इंक्रीज करते हैं, रिपोजेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है और फिर एसेट रिकवरी का फेज आता है। लेकिन जब मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो और सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो, तो एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक को फुल रिकवरी नहीं मिलती। ये लॉस सिर्फ एक ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी रिपल इफेक्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। डीलरशिप्स जो पहले हाई डिमांड हैंडल कर रही होती हैं, सडनली स्लो डाउन फेस करती हैं। इन्वेंट्री अक्यूमुलेट होने लगती है, कैश फ्लो इश्यूज अराइज होते हैं और कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सर्विस सेक्टर भी इम्पैक्ट होता है। कम गाड़ियां मतलब कम मेंटेनेंस, कम कस्टमाइजेशन और कम ओवरऑल एक्टिविटी। यह सब मिलकर एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता है, और जब जॉब्स इम्पैक्ट होती हैं तो कंजम्पशन और डिक्रीज होती है, क्रिएटिंग अ फीडबैक लूप। इस पूरी सिचुएशन का एक विजुअल एस्पेक्ट है जो लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है। अबैंडन्ड लग्जरी कार्स का इमेजरी। एक डस्टी फेरारी या एक निग्लेक्टेड लैम्बोर्गिनी एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। यह सिर्फ एक एक्सपेंसिव एसेट का लॉस नहीं दिखाता, बल्कि एक नैरेटिव का कोलैप्स शो करता है। वो नैरेटिव जो सक्सेस, स्टेबिलिटी और एंडलेस ग्रोथ पर बेस्ड था। जब वही सिंबल्स निगलेक्ट में नजर आते हैं, तो परसेप्शन ड्रामेटिकली शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूआंस भी है जो अक्सर मिस हो जाता है। हर मार्केट फ्लक्चुएशन या डाउनटर्न का मतलब कंप्लीट कोलैप्स नहीं होता। इकोनॉमीज साइक्लिकल होती हैं और हर बूम के बाद करेक्शन आता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डाउनटर्न हुआ या नहीं, बल्कि ये है कि उस डाउनटर्न का स्केल क्या है और उससे रिकवरी कैसे होती है। दुबई जैसा शहर हिस्टोरिकली अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी चेंजेस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू ये अपने आप को रीइन्वेंट करता रहा है। ह्यूमन एस्पेक्ट भी इस कहानी का सेंट्रल पार्ट है। जो लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, उनके लिए ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता। ये पर्सनल स्टोरीज होती हैं, एस्पिरेशंस, रिस्क्स और कॉन्सिक्वेंसेस की। एक इंसान जो अपनी मेहनत से एक सर्टन लाइफस्टाइल अचीव करता है, उसके लिए उस लाइफस्टाइल का सडन लॉस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट भी रखता है। आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ अफेक्ट होता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सिचुएशन एक रिमाइंडर है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में लोकल इवेंट्स का इम्पैक्ट वाइड हो सकता है। इकोनॉमिक शॉक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और फाइनेंशियल पॉलिसीज सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एक रीजन का डिसरप्शन दूसरे रीजन्स के मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। आज जब हम दुबई के ऑटोमोटिव सीन को देखते हैं तो पिक्चर कॉम्प्लेक्स है। कुछ एरियाज में स्लो डाउन है, कुछ में एडजस्टमेंट फेज चल रहा है और कुछ सेगमेंट्स ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं। नैरेटिव जो सर्कुलेट हो रहा है वो शायद एक्सट्रीम केसेस को हाईलाइट करता है, लेकिन कंप्लीट रियलिटी उससे ज़्यादा लेयर्ड होती है। हर एम्प्टी शोरूम के साथ एक एक्टिव बिजनेस भी होता है, हर अबैंडन्ड कार के साथ एक सोल्ड व्हीकल भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात शायद ये है कि इस तरह के इवेंट्स से लर्निंग क्या होती है। क्या फाइनेंशियल सिस्टम्स अपनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस को रीथिंक करते हैं? क्या इंडिविजुअल्स अपने रिस्क एक्सपोजर को बेटर इवैल्यूएट करते हैं? क्या पॉलिसीज़ इस तरह डिज़ाइन होती हैं कि क्राइसिस सिचुएशंस में लोगों के पास स्ट्रक्चर्ड एग्जिट ऑप्शंस हों?
ये सब सवालत फ्यूचर डिफाइन करते हैं। और फिर हम वापस उसी इनिशियल सवाल पर आते हैं, क्या वो इमेजरी जो हम देखते हैं वो कंप्लीट ट्रूथ है या सिर्फ एक पार्ट ऑफ द स्टोरी? शायद जवाब ये है कि वो दोनों है। वो एक रियलिटी का हिस्सा है, लेकिन पूरी रियलिटी नहीं। दुबई का ऑटोमोटिव कल्चर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वो एक रिमाइंडर है कि कोई भी सिस्टम, चाहे कितना भी ग्लैमरस क्यों ना हो, अगर वो असम्पशंस पर बिल्ड हो जो टेस्ट नहीं किए गए, तो एक दिन वो असम्पशंस चैलेंज हो सकते हैं। और जब वो होता है तो सिर्फ नंबर्स नहीं गिरते, नैरेटिव्स भी शिफ्ट होते हैं। सवाल ये है कि नेक्स्ट नैरेटिव क्या होगा और कौन उसे डिफाइन करेगा।